नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में आज हम बात करेंगे शिक्षा के कारोबार की। कभी प्रेमचंद ने कहा था कि किराए की तालीम हमारे करैक्टर को बर्बाद कर देगी। गरीब से गरीब आदमी ऊंची से ऊंची लियाकत हासिल कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि व्यापार को तालीम से दूर रखा जाए। लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या इस विचार में बदलाव का वक्त आ गया है। योजना आयोग के दस्तावेज में कहा गया है कि अगर शिक्षा में विस्तार और गुणवत्ता लानी है तो निजी संस्थाओं को मुनाफे की छूट देनी होगी। आज की बहस इसी मुद्दे पर। आज बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और खुलकर वकालत करने वाली शोभा मिश्रा घोष, जो कि फिक्की में सीनियर डायरेक्टर हैं। शोभा, आपका स्वागत है। हमारे साथ है मानव रचना यूनिवर्सिटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत भल्ला साहब, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी के एक तरह से प्रतीक हैं। आपका भी स्वागत है प्रशांत। और देश में निजी शिक्षा के विस्तार में इनका बड़ा नाम भी है। अलग अलग तरीके से वो पिछले 10 सालों से जुड़े रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा के सेक्रेटरी रह चुके आरपी अग्रवाल साहब हैं। स्वागत है आपका अग्रवाल साहब। इसके अलावा हमारे साथ मानव संसाधन मंत्रालय में उच्च शिक्षा में मौजूदा ज्वाइंट सेक्रेटरी आरपी सिसोदिया साहब हैं। सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए प्रोफेसर सैयद ई हसनैन साहब हैं, जो कि पूर्व वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। आपका भी स्वागत है हसनैन साहब। और इसके अलावा हमारे बहस में शामिल होने के लिए इस वक्त डॉक्टर बलविंदर शुक्ला हैं, जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी में एक्टिंग वाइस चांसलर हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट। देश में उच्च शिक्षा के विस्तार और बेहतरी के लिए योजना आयोग ने एक नई पहल की है। 12वीं योजना के दस्तावेज में उच्च शिक्षा के लिए तैयार रणनीति में आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को मुनाफे की छूट दिए जाने का सुझाव दिया है। आयोग का मानना है कि बिना ऐसे कदम उठाए उच्च शिक्षा में दाखिले को नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रस्ताव के मुताबिक उच्च शिक्षा में विस्तार के लिए आयोग ने पीपीपी मॉडल के जरिए निजी निवेश को भी बढ़ावा देने की बात कही है। आयोग का मानना है कि सरकार के पास संसाधनों की भारी कमी है। संसाधन जुटाने और 2020 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के 30% के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट वाले मॉडल का नए सिरे से परीक्षण किया जाए। प्रस्ताव में संस्थान से होने वाली आय को जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप के तौर पर देने की बात भी कही गई है। दूसरी तरफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा नीति के मुताबिक शिक्षा देश में मुनाफे का जरिया नहीं हो सकती। हालांकि संसाधनों और धन की कमी को देखते हुए समय समय पर निजी संस्थानों की भागीदारी की मांग उठती रही है। कई जानकारों का मानना है कि बिना पीपीपी मॉडल अपनाए हालात नहीं बदले जा सकते। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ संस्थानों और दाखिले के इजाफे तक ही सीमित नहीं, बल्कि छात्रों की बेहतर तालीम और गुणवत्ता को लेकर भी है। ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब उच्च शिक्षा की ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया के टॉप 200 संस्थानों में भारत के एक भी संस्थान का नाम नहीं आता। शुरुआत करते हैं शोभा जी के साथ। शोभा जी, आखिर क्यों होना चाहिए निजी संस्थानों को मुनाफे का छूट? अगर हम 60 साल से देखें, हमारा जो एजुकेशन व्यवस्था है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन पिछले 20-25 सालों में प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन हुआ है, पर्टिकुलरली इन द प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। फिर भी अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट एंगल को देखते हैं, उसमें समहाउ बिकॉज जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके गवर्नेंस सिस्टम में, जो सोसाइटी ट्रस्ट के थ्रू आते हैं, उससे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर
मतलब कि लॉ को स्कर्ट कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, whereas credible you have very तो few. जरूरत तो इस बात की है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए ताकि व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाया जाए, Exactly. बनिस्बत इसके कि नॉट फॉर प्रॉफिट को ही हटा दिया जाए। नो, हम ये नहीं कह रहे कि नॉट फॉर प्रॉफिट को हटा दिया जाए। हमारा ये मानना है कि एक जो प्लानिंग कमीशन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इस मुद्दे पे विचार करना चाहिए, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और ज़रूरत ये है कि हम देखें, एग्जामिन करें दूसरे देशों में क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल यूएस में आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अच्छा मिक्स ऑफ फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड और स्कोप फॉर हैविंग डाइवर्स टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे फॉर प्रॉफिट होंगे। आप एंट्री बैरियर्स जो हटा दीजिए और एंट्री रूट्स ओपन आउट करिए एंड लेट अलाउ पीपल टू चूज। मिल्टन फ्रीडमैन जो नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने कहा था कि फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट मत बोलिए, टैक्स पेइंग एंड नॉन टैक्स पेइंग बोलिए। जो नॉन टैक्स पेइंग है उनको सरकार से मदद मिलती है, सब्सिडीज मिलते हैं और इसलिए वो टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकार के नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, उनके हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंसिंग है, जो टैक्स पेइंग के लिए तैयार हैं, उनको आप मार्केट फोर्सेस पे काम करने दीजिए। प्रशांत जी, आपका नजरिया क्या है? देखिए, ये फॉर प्रॉफिट की बातें कई सालों से शुरू हुई थी और एक नज़रिया बनाने की बात है। प्राइवेट एजुकेशन जहाँ तक बात करें काफ़ी अरसे से यहाँ पे है। इन इफ यू टॉक अबाउट सदर्न कंट्रीज में, सदर्न स्टेट्स में तो स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से इट्स मोर देन 3 to 4 डिकेड्स ओल्ड और नॉर्दर्न पार्ट में भी करीबन 15 से 20 साल हो चुके हैं कि हम बात करें कि प्राइवेट एजुकेशन आ चुकी है। तो सिर्फ इस सोच को, हमारी सोच को बदलने की जरूरत है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये क्या सही चीज कर रहे हैं, सही सोच से चल रहे हैं। और आगे अगर हम अपने एजुकेशन से एक्सपेक्टेशन की बात करें या कहीं भी अगर एजुकेशन से एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हमारी सोच ये है कि किस तरीके से या किस जरिए से हम उसकी एक्सेस को बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और उसकी विजिबिलिटी मतलब ऐसी हो कि हर जगह, हर कोने में वो पहुंच सके। तो उन तीनों जो एरियाज की अगर हम बात करें, उसको समझने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो फॉर प्रॉफिट एक ऐसा जरिया है जो कि कॉर्पोरेट्स, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, आप इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो अगर कोई बाहर से यहाँ आना चाहता है इंडिया में और इन्वेस्ट करने की बात करता है तो वो इन्वेस्ट करने किस रीजन से यहाँ आएगा, उसके लिए कोई ऐसा सोच, कोई ऐसा आपने एफडीआई की बात की। आरपी अग्रवाल साहब, एफडीआई तो 2000 से यहाँ पर है शिक्षा में, लेकिन बावजूद उसके कोई खास विकास नहीं हुआ है शिक्षा में। जो 2000 से आप कह रहे हैं एफडीआई, उसमें एक लिमिटेशन ये है कि यूजीसी एक्ट के तहत कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पर एफडीआई में आकर कैंपस नहीं खोल सकती है। ऑन इंडियन सॉइल इट कैन नॉट गिव ए डिग्री। तो उसके लिए वो जो फॉरेन एजुकेशन चल रही है, पार्डन, कोलैबोरेशन का भी कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है, सिर्फ एआईसीटी हैज ए रेगुलेशन। पर इसके बारे में जो अभी शोभा जी ने कहा था कि वी शुड सी द एक्सपीरियंस ऑफ यूएस एंड अदर कंट्रीज, इनफैक्ट उसके लिए लकीली मेरे हाथ में एक ये रिपोर्ट लगी है जो कि जून 2010 की है। ये मिस्टर टॉम हार्किन जो कि चेयरमैन हैं सेनेट कमेटी के हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड पेंशंस कमेटी, इनकी अगर रिपोर्ट देखी जाए तो इन्होंने इतने सवाल उठाए हैं फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इन्होंने एक तरह से कह दिया है कि दे हैव बीन ओनली, वो सरकार का पैसा लेके और 37% मार्जिन कमा रहे हैं। जो कि एप्पल जो आईपैड बनाता है और जो आईफोन वगैरह जो बनाता है उनका टोटल प्रॉफिट मार्जिन 16% है, 16%। ये सम ऑफ दीज प्राइवेट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज का मार्जिन 37% है। रेथॉन जो एक बड़ी कंपनी है उनका 12% है। तो उन्होंने बताया है कि ज्यादातर 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दिस जो प्रॉफिट की इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका रेवेन्यू जो आता है वो सरकार से ही आता है। तो यूएस गवर्नमेंट के टाइटल 4 ग्रांट में वो करीब 80% रेवेन्यू आता है उनको। एक तरीका जो यहाँ पर सुझाया जा रहा है कि जो प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट का गरीब छात्रों को पढ़ाने में और शिक्षा के और ज्यादा विस्तार में अगर खर्च किया जाए तो क्या बुराई है? मेरे ख्याल से इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो जो ये आप जो प्लानिंग कमीशन ने कहा है, इसकी पॉलिटिकल फिजिबिलिटी मेरे ख्याल से 0 है। वो इसलिए कि
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन्नी कृष्णन, इनामदार, TMA पाई एंड इस्लामिया एकेडमी एटसेट्रा, जिसके तहत प्राइवेट प्रॉफिट कैन नॉट बी अलाउड, हायर एजुकेशन में नहीं अलाउ किया जा सकता। बट सर ये इस्लामिक एकेडमी में तो दे हैव टॉक्ड अबाउट रीजनेबल सरप्लस No, टू बी but जनरेटेड। reasonable surplus to be plowed back into the educational institution, not to be given as dividend, not to be divided otherwise. तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने बिल्स जो रिफॉर्म्स के बिल हैं, जो कि इतने कंट्रोवर्शियल नहीं है, इसमें तो आपको पता है कि बिल्कुल अपोजिट आर्गुमेंट्स रहेंगे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रपोजल है ये। इसका पार्लियामेंट के थ्रू पास होना मेरे ख्याल से अगले 10 साल तक तो मुझे संभव नहीं लगता जी, है। पार्लियामेंट के थ्रू तो नहीं, लेकिन मंत्रालय भी इसके पक्ष में नहीं है। सिसोदिया साहब, मंत्रालय अगर पक्ष में नहीं है और प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि आने वाले जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 25,000 करोड़ रुपए और खर्च करने की जरूरत है, ये पैसे आएंगे कहां से, कैसे उसको लाया जाएगा और कैसे इस योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को दाखिला मिल सके, वो उच्च शिक्षा में आ सके? एजुकेशन में लेट्स मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट रिकवरी, सरप्लस एंड प्रॉफिट। कॉस्ट रिकवरी और सरप्लस इज लीगल। एजुकेशन में आज भी आप पूरा अपना जो खर्चा है उसको रिकवर कीजिए। रीजनेबल सरप्लस अपने प्राइवेट एजुकेशन में रीजनेबल सरप्लस बनाइए, उस रीजनेबल सरप्लस को आप एक्सपेंशन में खर्च कीजिए। आज अभी पता लगा कि एमआईटी के आज 5 यूनिवर्सिटीज चल रही है, स्टार्टेड विद 1, आज 5 आ गई। तो ये कैसे एक्सपेंशन हुआ? सरप्लस बनाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने, वो सरप्लस वापस एजुकेशन में डाले। प्रॉफिट, व्हेन यू से प्रॉफिट, मुनाफा, मुनाफे का क्या मतलब है? एक बार अगर हम देखेंगे मुनाफे का ये मतलब है, आप एक बिजनेस में पैसा लगाएं 100 रुपया, 20 रुपया मुनाफा कमाए, वो मुनाफा आपका है। उस मुनाफे को आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, ये नहीं है कि आप उस मुनाफे को सिर्फ एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट है, you make education for profit, okay, higher education for profit, that means investment should flow in, profit should be generated, and there is no way you can prevent this profit from getting deployed elsewhere. ये सबसे बड़ी विडंबना इसकी ये है, एजुकेशन में बाहर से दूसरी बिजनेस से प्रॉफिट इधर आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए, यहाँ पे बात ये हो रही है। ये अजीब तरह की विडंबना है, मुझे समझ में नहीं आता है, टोटली अगेंस्ट इट, कि आप एजुकेशन को एक बिजनेस बनाइए, उसमें खर्चा कीजिए, उस खर्चे से आप प्रॉफिट बनाइए और वो प्रॉफिट कल को आप रियल एस्टेट में डालिए, दुकानें खरीदने के लिए डालिए, इंडस्ट्री लगाने के डालिए। दिस कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल इन ए सिचुएशन व्हिच इंडिया इज इन प्रेजेंटली। यूएस, यूके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे अगर किसी ने देखा हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ा हो, टीवी चैनल्स देखे हो, वहां पे एजिटेशन हो रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ, वॉल स्ट्रीट के खिलाफ एजुटेशन इस बात को भी लेकर यूके में हो रहा है कि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि आम छात्रों की पहुंच से बाहर होती जा पढ़ाई रही इतनी है। महंगी हो गई है, इंडिया में इतनी महंगी हो गई है कि लोग, जो बच्चे हैं रेगुलर मिडिल क्लास का बच्चा, आज भी पढ़ाई को वो नहीं कर पा रहा। सेकंड थिंग, जस्ट लेट मी फिनिश, सी सेकंड थिंग ये है, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ कीजिए और आप ये देखिए वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है। नोएडा में जाता है, गुड़गांव में जाता है, कहीं झारखंड में जाके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है 7, वहां पे कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चला गया। अभी भी आपको कॉस्ट रिकवरी अलाउड है, अभी भी आपको सरप्लसेस अलाउड है, पर आप दिल्ली में लगा दीजिए, हैदराबाद के आसपास आप सारे के सारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल दीजिए, बट जहां जरूरत है वहां पे जाते नहीं। जहां जरूरत है वहां क्यों नहीं खुलता? एमआईटी की जो 5th यूनिवर्सिटी है वो नागालैंड में है, तो फार ईस्ट में भी एमआईटी जा रहा है, बिकॉज एमआईटी का जो वो है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द not for profit or profit. I feel that I fully agree with the Shishosha ji. There should not be the profit motive. There should be, okay, fees, everything should be, decided what kind of investment you make in education. Because you should not be, आपको सिर्फ इंडियन एजुकेशन को नहीं देखना, आपको जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं जो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकें और जॉब हासिल कर सके और उन जॉब्स में वो सक्सेसफुल हो सके। इसलिए एजुकेशन का और जॉब्स का आपस में रिश्ता आज नहीं है, कई जगह पे नहीं है, वो रिश्ता साथ बनाना बहुत जरूरी है। आपका तो कई सालों से चल रही है यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है अपने यूनिवर्सिटी के? नहीं, हम कह रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखो वो पूरे 100% प्लेसमेंट पे जाते हैं। कंपनी, ये हमारा
एमिटी का एक बहुत बड़ा वो रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जब एमिटी में आता है उसका चाहे 2 साल का प्रोग्राम हो, चाहे 3 साल का हो, 4 साल का, 5 साल का, एट द एंड ऑफ द एजुकेशन उनको जॉब जरूर मिलनी चाहिए. तो एजुकेशन हैज टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द एम्प्लॉयमेंट टू द स्टूडेंट्स. आई वांटेड टू हाईलाइट वन थिंग. एक इंप्रेशन ऐसा दिया जा रहा है प्लानिंग कमीशन से भी, और शोभा जी ने भी कहा कि गुणवत्ता को सुधारने के लिए जरूरी है कि मुनाफा कमाने दिया जाए. आप मैंने ये नहीं कहा. अच्छा, एटलीस्ट प्लानिंग कमीशन के प्रपोजल में तो कुछ ऐसा No, ऐसा कुछ सर हम इंडिकेशन ये है. कहना चाह रहे हैं कि देयर इज अ नीड फॉर अ डिबेट Okay. डेफिनेटली, नहीं, एंड मैं देयर इज जरा अ नीड फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट, मैं जरा बिकॉज सा- इन अर्ली 90s व्हेन लिबरलाइजेशन हैपेंड, the economic liberalization happened, that time also there were a lot of debates against the liberalization. Today I guess education sector has come to that नहीं, situation. मैं उसी के बारे में थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूं. अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा है, पॉल जंप का है, द पुअर रिसर्च रिकॉर्ड ऑफ यूएस फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस मेक्स देम अनवर्दी ऑफ टर्मिंग देम एज अ यूनिवर्सिटी. और उसमें कुछ डिटेल्स भी दिए थे. 1993 से यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स, जो कि बहुत ही इसमें काफी आगे हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हाँ, सबसे आगे है. तो उसमें 200 पेपर सिर्फ उनके अभी तक आए हैं 1993 से आज तक. और उसके साइटेशन 700 हुए हैं. इसी तरह वहाँ एक कपलान यूनिवर्सिटी है, उसके 100 पेपर आए हैं सिर्फ. और जबकि उनके फिनिक्स के 3 लाख अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और 60,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं. तो आप देखें, गुणवत्ता और फॉर प्रॉफिट का कोई मेरे ख्याल से तालमेल नहीं है. स्पेशली आप ये 500 टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अगर देखें, जी. तो उसमें से मेरे ख्याल से ज्यादा और पब्लिकली अगर फंडेड, भारत का भी एग्जाम्पल लें तो कोई भी निजी यूनिवर्सिटी अभी भी उस रैंकिंग में कहीं आईआईटी नहीं वगैरह जी. के मुकाबले में कहीं नहीं है. जी. प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आई होप आई वुड बी परमिटेड टू से दैट आईआईटी या आईआईसी बेंगलोर और मोस्ट ऑफ दीज सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस जी. के मुकाबले में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की गुणवत्ता भी कम है. और जी. फॉर प्रॉफिट का तो और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यूएस का एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादातर उनके कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज हैं. इनफैक्ट एक उन्होंने केस बताया है, जस्ट एक आधा सेकेंड, कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ने 2005 में 332 स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर किया. एक रिलीजियस रीजनली एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन को एक्वायर किया. 5 साल के बाद उसी जहां 332 स्टूडेंट्स थे, आज 65,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें, और ऑनलाइन 99% है. जी. मतलब ये जो आपके distance अग्रवाल education. साहब खतरे बता रहे हैं, क्या इस तरह के खतरे आपको भी नजर आ रहे हैं? खास तौर से जो योजना आयोग का जो सुझाव है या जो रिपोर्ट है, वो अगर लागू हुआ तो इस तरह के खतरे आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं. Tell you one very basic thing that we must realize, that is there is no connectivity between numbers and quality. हमारे पास numbers हम बढ़ा रहे हैं, are they employable? इन्होंने भी बताया, अग्रवाल साहब ने बताया. What is the reason? आप top universities of the world ले लीजिए, top 10, you will find most of them are universities which are purely private universities. We must make a distinction between private universities and profit-making universities. Yeah. Now let's go back deeper. All these private universities have a huge corpus. They charge you a lot of money to get admission, but they plow back there into their infrastructure. Now come back to India. हमारे भारत में भी टॉप यूनिवर्सिटीज का इंस्टीट्यूशंस की चर्चा हुई. आईआईटीज हो गए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईसी बेंगलोर. व्हाई आर दे टॉप? बिकॉज दे हैव अ वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो इंडिया में जो है, उनमें देयर इज नो सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. इफ देयर इज एनी, इट इज मोस्टली नोशनल. अनलेस यू मेक मनी टू प्लाउ इट बैक, देन ओनली यू विल गेट द बेस्ट पीपल. I think लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो पैसे आएंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में ही that is what the rule has to come in. That's where the regulations have to come in. I think the issue right now is making profit. Absolutely not. You should not think about making profit. I mean, top universities of the world, be it Harvard, Caltech, MIT, जो भी है, they are not, faculty are not starving. The management is not starving. They are reinvesting back into the education system. We need to adopt that model. एक और मॉडल है जो यूएस का मॉडल है, उसमें क्या कहा गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे.
तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या तालीम में मुनाफे की, यानी कि हायर एजुकेशन में जो संस्थान हैं उन्हें मुनाफा कमाने की छूट दी जानी चाहिए या नहीं। योजना आयोग की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि मुनाफे की छूट अगर उन्हें दी जाएगी तो शिक्षा का ज़्यादा विस्तार होगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। हसनैन साहब, आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि ये ज़रूरी है कि उन्हें मुनाफा कमाने दिया जाए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इन्वेस्ट कर सके। लेकिन जो यूएस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है जहां पर कि बड़ी बड़ी कंपनियां या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पैसा देता है ताकि जो वहां से ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो वो उन कंपनियों में लगे और उनका काम ठीक तरीके से चल पाए। हम अपने देश के आम आदमी का पैसा खर्च करके एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं और वो सारी प्राइवेट कंपनियों को जाके सर्व कर रही है, उससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? I think you have raised a very, very valid question. We need to look at we have very small numbers of top quality people coming out of the universities. This natural temptation. If you are coming from an IIT background, अगर आपको take home अच्छा मिल रहा है in a private company, they would prefer to go there. We have a problem of numbers, not having enough numbers. US में क्या होता है? You are very right. But then these institutions are generating large numbers of top quality students. So there is a market, free market for them. We are not able to generate that number. We have a very small number. And that small number is attracted by a large number of companies who want the best people. Why today an IT graduate is offered by multiple companies? Can I come in here? Hey, yes, please. Actually, just responding to what you said, if you look at the fee structures, I mean the private self-financing. फी स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रशांत भल्ला से ये जो आप सवाल कर रहे थे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आ रहे हैं वहां पर गुणवत्ता उस तरह की रह नहीं गई है या है ही नहीं जिसके आधार पर उनको बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो हम केवल नंबर बढ़ाने के लिए प्राइवेट नहीं, यूनिवर्सिटी इसी बात पे मैं एक्चुअली कुछ कहना चाह रही थी। पहले प्रशांत भल्ला से बात कर लें फिर इसके बाद। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अब जैसे एजुकेशन का ग्रोथ हुआ तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे जुड़े जो कि कहीं सेक्टर से बिलोंग भी नहीं करते थे या नया उनके लिए एक एक्सपीरियंस था। लेकिन काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसमें बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे कई कोर्सेज हैं जो इंडस्ट्री के साथ मिलके करना चाह रहे हैं। चाहे हम अमेठी अभी अपनी बातें बता रहा था, मैं एज मानव रचना अपनी बात बता सकता हूं, बट इन जनरल कई फोरम्स में हम लोग मिलते आए हैं। उस फोरम्स में हम सारे जो एक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज इकट्ठे होते हैं तो सबकी एक ही परेशानी सामने आती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और एक प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को जिस नजरिए से देखा जा रहा है, कहीं हमें उस नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। वी आर ओपन टू चेंज। अगर कहीं पे कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमी किसी जगह यूनिवर्सिटीज में कहीं है, उस कमी को इंप्रूव करने के लिए सारे तत्पर हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उन्होंने सबने अच्छी यूजीसी या एआईसीटी जैसे जो संस्थान हैं जो आपको मॉनिटर करने के लिए और आपके यहाँ जाकर सर्वे करने के लिए कि आप लोग रूल रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वो सारी गाइडलाइंस हैं और हर आदमी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। गाइडलाइंस फॉलो करके कोशिश ये की जा रही है कि जो एक अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे एज ए यूनिवर्सिटी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने R&D में बहुत मेजर फोकस करना है, आपने एज यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देना है, वो यूनिवर्सिटीज में बढ़ावा दिया जा रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। जैसे हमारे यहाँ बात करें, हमारे यहाँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का एक इन्होंने इनोवेशन सेंटर खोला है जिसको वो तोड़फोड़ सेंटर के नाम से कहते हैं, जिसका सोच ये है कि वो इंडस्ट्री और हमारे यहाँ के बच्चों को आपस में इंटरलिंक कैसे करे। तो इस तरह के जो एक इनिशिएटिव्स हैं, वो इनिशिएटिव्स जब आते हैं वो तभी ये इंस्टीट्यूशन बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे हर एरिया में अलग अलग एक गेस्टेशन पीरियड है। कहीं अगर हम साउथ में जाएं, एक इंस्टीट्यूट 30 से 40 साल पुराने इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ में 15 साल पुराने इंस्टीट्यूट है। हर इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने के लिए उतनी स्पेस, उतना टाइम, उतना सपोर्ट भी मिलना चाहिए। रेगुलेशंस ठीक है, कहीं ना कहीं हम ओवर रेगुलेशन ना करें, कहीं हम कोशिश ये करें कि हर जगह प्राइवेट सेक्टर को एक पॉजिटिव प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन मिले और उनको सही तरीके से सुना जाए। उसके बाद तो सारी चीजें ओपन है, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। Currently what is happening is कि जो private institutions which are coming into the sector, they are coming into the sector as Prashant said, because they are not even in the credible players in the higher education sector. कोई contractor है, कोई builder है, from all kinds of, कोई हलवाई है, but वो अच्छा काम कर रहे हैं। I'm not saying anything. I'm just saying. So what is happening is people who know to skirt the law, they are getting attracted because there is a huge demand, there is a huge market, there is a youth over there, so they see it as a market and come in and try to make money. So if अगर हम कह रहे हैं कि higher education sector not for profit है, यहाँ पे अभी भी for profit पे काम किया जा रहा है, और उससे क्या होता है कि
very few percentage of good private players like आपके पास Amity है, मानव रचना है, Manipal, Symbiosis, they also get maligned in the same line, and that is happening is because the demand is so high and we have very few good quality institutions both in public and private sector. जी. Now what I जी मेरा इसके बारे में सुझाव होगा कि रिसर्च का डेफिसिट हमारे कंट्री में इन ऑल हायर एजुकेशन रिसर्च के बारे में बात करें उससे पहले शोभा जो सवाल उठा रही है मैं उस पर जरूर जवाब जानना चाहूंगी और सिसोदिया साहब से चाहती हूँ ये जवाब। सिसोदिया साहब ये जो ये कह रही हैं शोभा, वो ये कह रही हैं कि अभी भी हमारे देश में नॉट फॉर प्रॉफिट का मामला नहीं है। प्रॉफिट तो अभी भी संस्थान कमा रहे हैं, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस ठीक तरीके से नहीं होता है, उनको ठीक तरीके से उनकी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रॉफिट अभी भी कमा रही हैं। तो क्यों नहीं एक ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया जाए और उसका सही मायने में एजुकेशन में इस्तेमाल हो सके, इस पर ध्यान दिया जा सके। नहीं, अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम उसको लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। लेट अस बी क्लियर, एक रेगुलेशन की बात है कि कोई प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट सरप्लस कमा रहा है, फिर से लगा रहा है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है उसको इंस्टीट्यूशन से बाहर ले जाके कहीं और यूज कर रहा है तो वो इलीगल है, बेसिकली समथिंग इज इलीगल। अब आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि क्योंकि प्रॉफिट तो बनाया जा रहा है वो प्रॉफिट मेकिंग को अलाउ कर दिया। इसका तो मतलब ये है कि जैसे डॉवरी ली जा रही है, डॉवरी तो इलीगल है बट लोग दहेज दे रहे हैं, ले रहे हैं, इसलिए उसको भी लेजिटिमाइज कर दे। पॉइंट इज हमको इसको कंट्रोल करना, ये यू आर राइट टू दैट एक्सटेंट कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमको अपना रेगुलेटरी मैकेनिज्म अच्छा करने की जरूरत है। उसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो उनका काफी फायदा होगा। जो लेजिस्लेशन बिल, आई थिंक सम ऑफ दीस विल टेक केयर ऑफ Can I these just come issues in to over a here? great extent. Now, in the last 5 years, the government is trying, very hard to attract credible industry players. When we are saying private sector, they are not wanting to look at the private education players. They are wanting to look at private industry players like the Tatas and the Birlas and the Reliances and the Wipros. आपके जो आप कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, टाटा, बिरला और आई मीन एनी बिग ग्रुप इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर वांटिंग ए स्ट्रक्चर वेयर दे कैन मेक सम profit and utilize it in some manner, in a transparent manner. Now, profit is not allowed to be plowed back, is allowed only to be plowed back and not for any other purpose. Now, I have a suggestion. मेरा proposal या suggestion ये है कि हमारे country में research की बहुत कमी है. Hardly 5% से ज़्यादा research educational institutions के through नहीं होता है. बिल्कुल. हमारे country में total 0.85 या 0.9% of the GDP is spent on research. हालांकि हर सब्सिक्वेंट जो हमारा साइंस कांग्रेस होता है उसमें 2% की बात होती है। होल हायर एजुकेशन पे ही 1.12% खर्च हो रहा है तो नहीं, होल एजुकेशन पर तो 3.8 हो रहा है। नहीं, हायर एजुकेशन पर 1.2, यू आर राइट। तो उसमें अगर हम इसको 6% की तरफ ले जाएंगे तब इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी होगी। पर कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जो प्रॉफिट अब तक हम कहते हैं कि सिर्फ इट हैज टू बी प्लाउड बैक ओनली फॉर द इंस्टीट्यूशन पर्पसेस, सपोज हम इसको थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दे दें जी, और कहें कि प्रॉफिट कैन बी इन्वेस्टेड इन रिसर्च प्रोवाइडेड इट इज ओवर एंड अबव द इंडस्ट्री नॉर्म ऑफ 2% और समथिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कॉर्पोरेट ग्रुप एक्स है, वो कुछ इंडस्ट्री चला रहे हैं, अगर उनको वो प्रॉफिट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आएगा उसमें अगर वो 2% ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर, ओवर एंड अबव दैट इफ दे स्पेंड आउट ऑफ दिस प्रॉफिट, it should be considered as a plowback into educational institution, provided it is done through an educational institution. तो इसमें दो तरह से हमें बेनिफिट होगा, रिसर्च थोड़ी बढ़ेगी और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर स्टार्विंग फॉर फंड्स फॉर रिसर्च एंड आल्सो आर वेरी डेफिशिएंट, ओनली 5% के करीब होता है पूरे कंट्री का रिसर्च थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेरे ख्याल से दोनों में इंप्रूवमेंट होगा। बलविंदर जी, क्या आपको भी लगता है कि ये आइडिया सही है? मैं ये फील करती हूँ कि जो भी सरप्लस, जैसे शिशोर जी ने कहा है, वो सरप्लस उसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही रहना चाहिए। आप एजुकेशन को ही ग्रो करो, नहीं वही ग्रो, क्योंकि द मोमेंट, क्योंकि प्रॉफिट में करने के लिए और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, एजुकेशन को उस चीज से छोड़ना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन में अगर सरप्लस आता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, उनको सारी फैसिलिटीज
गवर्नमेंट से मिलती हैं। लेकिन मेरी चिंता प्राइवेट सिर्फ इतनी यूनिवर्सिटीज है को कि आज केवल अभी राइट टू एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में आया है, कल को ऐसा ना हो कि अब हायर एजुकेशन के लिए भी राइट टू हायर एजुकेशन लाना पड़ जाए, शिक्षा इतनी महंगी ना हो जाए कि वो जो गरीब बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, उन तक शिक्षा की पहुंच से दूर हो जाए। हसनैन So I साहब। think the whole debate is because of our experience in the past. If you look at it mainly in the area of technical education. Today you go to Andhra Pradesh and go to Karnataka, you will find engineering schools spread like mushrooms all over the Hyderabad, Bangalore ke aaspaas. And what kind of quality do they come out with? They know that if I invest X crores of money, I'll get back X times 2 or X times 3 crore of money. The people who come out are absolutely non-employable. Absolutely, they come to us for jobs of 5,000 and 6,000 rupees per month after getting an engineering degree. बिल्कुल। That is the real quality. And that is where the fear of privatization of higher education is going to be. एक तो वो है, एक Because- तो वो सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर प्रॉफिट मेकिंग का अधिकार उन्हें मिल जाए तो कहीं फीस इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वहां पर केवल अमीरों के बच्चे पढ़ सके। I think we must learn from some of the successes that we have had with the private sectors, where they have private universities where they have really attained a degree of quality. I will not name those institutions, but there are institutions in the western part of the country, in the southern part of the country, they have done very well. They are a real tough fight to even establish institutions. How have they succeeded? They have succeeded because primarily whatever profit they are doing it, they are plowing it back. Now, if you look closely, exactly same apprehensions are there. Who are the kids who go to these places? They are kids of the rich and the famous. And that's where we have the problem. We have success stories, but then who can afford to go there if your pockets are very deep? जी, तो होना क्या चाहिए, I need- इसमें जरूरत किस बात की है, कैसे बैलेंस बिठाया जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या उच्च शिक्षा में मुनाफे की छूट दी जानी चाहिए या नहीं। सिसोदिया साहब, हमारे देश में शिक्षा एक सामाजिक सरोकार के तहत देखा जाता है, और जब लोकतांत्रिक देश की कल्पना की गई तो वहां पर कल्याणकारी योजना के तहत शिक्षा को लिया गया। क्या हम शिक्षा में प्रॉफिट मेकिंग के अधिकार को देकर उस कॉन्सेप्ट को नहीं खत्म कर रहे हैं, और रास्ता क्या है कि विस्तार भी हो शिक्षा का, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शिक्षा भी मिले, और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि एक लोकतांत्रिक देश में कल्याण के तहत सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार मिले। सभी लोगों को, सभी बच्चों को, उनको उनकी इनकम के रिगार्डलेस, जिसकी इनकम है, कोई अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन institutions should be available to all the students whether they can afford or not. अब उसके लिए क्या करना चाहिए कि I am not against the private players as such. आज भी 53% of higher education in India is controlled by private sector. और 38% बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, वो बच्चे कम है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आधे से ज्यादा जो है वो प्राइवेट में है। एक तो फी रेगुलेशन करने की जरूरत है ताकि गरीब बच्चे को भी एटलीस्ट शिक्षा का जो अधिकार है उससे वंचित न रखा जाए। कोई गरीब बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फी रेगुलेशन होना चाहिए, और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमको एक्सपेंड करने बहुत जरूरी है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जब तक हम पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्रीज नहीं अभी करेंगे। तक देश में केवल 621 यूनिवर्सिटीज हैं, कुल प्राइवेट, डीम्ड और सरकारी मिलाकर। आगे कैसे बढ़ाया जाए? जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसने तो 5 साल पहले ही कह दिया कि 1500 यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। इतना ज्यादा शिक्षा में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके क्यों नहीं बढ़ पा रही है? 12वें प्लान में हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत नए इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करते हुए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नई यूनिवर्सिटीज, नए कॉलेजेस
खोले जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है उनको एक्सपेंड किया जाएगा। ये एक जो अभी जो इम्प्रेशन है कि इंस्टीट्यूशन नहीं होने की वजह से स्टूडेंट नहीं जा पाते हैं और इसीलिए हमको प्राइवेट सेक्टर को हमको एनकरेज करना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश में आज करीब 12 या 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका आप जाके देखिए कहाँ कहाँ पे तो उनको एनरोलमेंट 100-200 से ज़्यादा भी नहीं, और वो लोगों ने एजेंट्स लगाए हुए हैं पूरे इंडिया में कि अगर आप स्टूडेंट लेके आएंगे तो आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। ये जो फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं यूएस में, ऑन एवरेज देयर एक्सपेंडिचर ऑन रिक्रूटमेंट एंड मार्केटिंग, दैट इज पब्लिसिटी, इज इन मेनी केसेस अबाउट 37% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर। और सिर्फ मार्केटिंग पे 37% खर्च किया जा रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? नहीं, प्रॉफिट भी 37 के करीब ही है। मतलब इतना ज्यादा खर्चा रिक्रूटमेंट और उस पे करते हैं। एजुकेशन पर 50% के करीब होता है इनका। जो भी एक्सपेंडिचर होता है, मार्जिन 37 मार्जिन कुछ केसेस में, सब में 37% नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर केस जो इसमें टॉम हार्किन साहब ने कोट किया है, उसमें 37% जो मार्जिन आया था उसमें 50% से कम वो एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, 31% के करीब वो मार्केटिंग पर कर रहे हैं और 16-17% ऑन अदर एक्सपेंडिचर, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इससे आप देख सकते हैं कि रियल गुणवत्ता किस तरह से आएगी इस तरह के उसमें। तो रियल गुणवत्ता आएगी कैसे? आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग देश का भला कर रहे हैं, कि जो सरकार नहीं दे पा रही है उसको हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करें। नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट तो है, लेकिन सवाल वहां पर फिर वही आता है जो हसनैन साहब की चिंता थी कि जो बच्चे निकल भी रहे हैं वो जॉब के काबिल नहीं है। खर्च तो कर रहे हैं वो 4 लाख 5 लाख रुपए, लेकिन उनको जॉब मिल रही है 4,000-5,000। वही एक जो मेजर कंसर्न है जो अभी रेज किया गया वो है एम्प्लॉयबिलिटी का। तो हमें मेरे ख्याल से जो मेजर फोकस करना चाहिए इस तरह के कोर्सेज पे जो कहीं ना कहीं स्किल्स बढ़ाएं, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, और ऐसी क्रॉस लिंकेजेस बने जो क्रॉस लिंकेजेस चाहे यूनिवर्सिटी सिस्टम पे या इंस्टीट्यूशन सिस्टम में इंडस्ट्री के साथ जोड़ के हम उसे कैसे मतलब इस समीकरण ऐसे बिठाएं कि एंड में बच्चे को एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके। उसके लिए अगर हम जो ये फॉर प्रॉफिट वाला एक जो सोच आ रही थी, फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर में काफी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, क्वालिटी डिलीवरी कर रही हैं और वो उनकी डिग्री की मान्यता भी नहीं है। जैसे अगर हम कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिनके 60-60 हजार 70-70 हजार बच्चे हैं, उनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन उस डिग्री करने के बाद उसको एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है और बच्चे वहां एनरोल हो रहे हैं। ऐसे वोकेशनल और जो ये स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसी स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं कुछ वैलिडिटी दें कि भाई अगर ऐसी कंपनीज जो अच्छा काम कर रही हैं, कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ हमारे इंटीरियर के एरियाज हैं वहां डेवलपमेंट नहीं हो रही, सो हम उन एरियाज पे कंसंट्रेट करते हुए एज ए पायलट कुछ सोच शुरू की जा सकती है। मतलब वी आर रनिंग इट एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर। I am just advocating one issue, one thought, that is कि भी जो आप इंडस्ट्री को साथ जोड़ने की बात करते हैं, कॉर्पोरेट को साथ जोड़ने की बात करते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि वो यूनिवर्सिटी सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन सिस्टम को सपोर्ट कर सके। प्रशांत जी, लेकिन ये बताइए कि अगर प्रॉफिट मेकिंग का हक मिल जाए आप जैसे प्राइवेट संस्थानों को, तो आप लोग उसको किस तरह से विस्तार करेंगे, क्या करेंगे उसका? फॉर प्रॉफिट आने की वजह से जो आप बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो आज की डेट में इक्विटी की बात करते हैं। इवन बड़े बड़े फंड्स, जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज का आपने नाम लिया, कार्नेगी का अपना फंड है, बड़ी यूनिवर्सिटीज के अपने फंड्स हैं जो कि बाहर विदेशों में जाते इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए, एक मतलब जरिया चाहिए कि वो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कैसे कर सके, और उनका एक इन्वेस्ट करने के लिए एक रिटर्न का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि चाहे उनकी एक मिनिमम रिटर्न हो, लेकिन वो मिनिमम रिटर्न पे वो कहीं तो आए, वो कहीं ना कहीं उनकी एक का जो उनका कॉर्पस है करीब $30 बिलियन के करीब कहा जाता है, और वो उसमें दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब फॉर प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ फॉर प्रॉफिट होने की परेशानी नहीं, किसी को बाहर से लाने की परेशानी आ जाए कि किसी का फंड अगर बाहर से आना है या किसी ने इन्वेस्ट करना है कहीं पे, और बढ़ोतरी अगर आपने करनी है, उस बढ़ोतरी का जरिया क्या बनेगा? I think we need to look at it from two perspectives right now. सबसे पहले I think we need to look at which are the top ranking private players in higher education. Let's set up a system of accreditation and ranking. Ranking does not mean 1, 2, 3. Ranking means they fulfill the minimum requirement. And after that, there must be state funding. The problem that we are facing is that अगर आपने बड़ा अच्छा नाम कमा लिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, IIT में जाने के बाद तो you don't have to worry about getting funding because banks will provide you loans. But the problem is if you get into private institutions, there is hardly any loan facility. I think we need to bring in state funding of education, loans to students who cannot otherwise go and enroll in these top ranking private institutions. We need to think a little differently. सबसे बड़ी विडंबना ये है
कि स्टेट्स जिनका कि इसमें हायर एजुकेशन में और एजुकेशन में बहुत बड़ा भाग होना चाहिए, उनका एक्सपेंडिचर पिछले 10 साल में 1% कम हो गया है। जीडीपी का 1% कम हो गया उनका। पहले हमारा 2000 के करीब, सन 2000 में हमारा जीडीपी का 4.1% या 2% एक्सपेंडिचर होता था। आज की तारीख में 3.8% है। कुछ कंट्रीज क्यूबा जैसे है, वहां 10% खर्च होता है जीडीपी का। डेनमार्क, मलेशिया में 8% के करीब होता है। इसीलिए तो स्टेट्स में ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हाँ, बढ़ रही हैं। तो मेरा कहने का, अभी जैसे सिसोदिया साहब ने बताया कि अब जो हम इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स टू स्पेंड ऑन हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन, आई थिंक एक वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि अगर स्टेट्स को भी, हम उनको भी साथ में लेके आए, जिससे कि वो 1%। मुझे सवाल बताइए कि क्या हमारी सरकार ये पैसा खर्च नहीं कर सकती है अपनी तरफ से? क्यों हम निजी संस्थानों को इसमें बढ़ावा दें? Let me just add to what Agrawal Sahab has said. The fact today is we are spending 90% of our higher education budget on only institutes that generate 10% of the total number of qualified students. This is a fact of life. Is this fair? Why are we neglecting state universities which are also very good and we are not supporting them at all? You are creating a caste system, you are creating a dichotomy in terms of the funding. I think we need to think very differently. Why are we depriving the top ranking state universities or even good private sectors from government funding? सरकार ने एक एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान बनाया था। उसमें प्लानिंग कमीशन ने खुद बोला कि ₹2.2 ट्रिलियन करोड़ की डेफिसिट है जो प्राइवेट सेक्टर से आना है। Where is that money going to come? We all know that most of the state governments do not have the funds to put in adequately in the education sector. अगर पहले वो जो खर्च करते थे, कम से कम उतना परसेंट तो आज भी कर लेकिन सकते फिर हैं। भी वो मीट नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकते? वही तो इशू है कि ना क्यों हम एजुकेशन पर अपनी तवज्जो को कम क्यों कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकली इट इज नॉट, आइडियल सिचुएशन में गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, दैट वुड बी द, आई मीन politically it एवरीबॉडी is वांट not vote catching, that's why perhaps they are not spending that Absolutely, much. yeah, there is no तो political- उसको भी तो, उस नजरिए को भी तो चेंज करना चाहिए। बिल्कुल अग्रीड सर, लेकिन द अच्छा। ग्राउंड रियलिटी टुडे इज दैट यू नीड प्राइवेट सेक्टर फॉर Nobody denies it. नहीं, वो तो for expansion of the नहीं, प्राइवेट सेक्टर and you need good quality credible Absolutely. corporates private sector नहीं to नहीं, come हमारा, into आई मीन हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे, प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है, पीपीपी की जरूरत है, पर उसके लिए Sir- फॉर प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। Sir- जी। जैसा नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर शुड बी वेलकम। so- कोरिया में मेरे ख्याल से 80-90% no, ऑफ but एजुकेशन then there प्राइवेट is a सेक्टर need to में। bring in a more transparent system हाँ, in place वो which ठीक is है। not there. इसका मतलब ये है कि अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म को हम ठीक करके इस व्यवस्था में रहते हुए भी शिक्षा के विस्तार को ठीक तरीके से लागू कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम यहाँ पर जो मौजूद छात्र छात्राएं हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा में क्या मुनाफे की छूट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दे दी जानी चाहिए। सबसे पहले हसनैन साहब आप ही से पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मुनाफे की छूट देकर एक रास्ता निकाल सकते हैं ताकि देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सभी लोगों को मिल सके? I fully agree that there is need to partner with the private sectors, and this partnership needs to be transparent, needs to be regulated, so that the end motive should be quality education. वो तो And- अभी भी है, and- उसमें नई बात क्या? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि only those who can afford can go to the top private institutions. Everybody cannot go to the top institutions. We need to work out a mechanism by which we make it more inclusive. So this is what we need right now. जी, प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करना चाहिए, जो सीरियस हैं, जो डेडिकेटेड हैं एजुकेशन में, और जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं उनको आने नहीं देना चाहिए, बिकॉज वही जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब करते हैं और सभी प्लेयर्स का नाम बदनाम करते हैं।
बहुत सारे मैं- सीरियस और नॉन सीरियस के प्लेयर्स के बारे में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारे मामले सीरियस प्लेयर्स के खिलाफ भी चल रहे हैं, वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन रास्ता क्या है? हाँ, मेरे ख्याल से जो कहा गया है कि प्राइवेट पार्टीज और प्राइवेट सेक्टर को जरूर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, पर इसमें फॉर प्रॉफिट के लिए अलाउ मत करिए। नॉट फॉर प्रॉफिट जो अब तक चलता आ रहा है उसी में उनको थोड़ा फैसिलिटेट करिए। आज की तारीख में इसको अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोन लेना चाहता है तो उसको इंडस्ट्री से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट माना जाए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए, हायर एजुकेशनल रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया जाए, जिससे कि जैसे नाबार्ड 6-7% पे एग्रीकल्चर के लिए रीफाइनेंस करता है, ऐसे ही इसमें भी होना चाहिए। जानकारों का ये भी मानना है प्रशांत कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री थी, जब तक वो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं हासिल किए हुए थी तब तक वहां पर बहुत सारी ब्लैक मनी आती थी, अंडरवर्ल्ड का बहुत सारा पैसा आता था, लेकिन जब उसको इंडस्ट्री के रूप में घोषित कर दिया गया तब वहां पर उस तरह की बातें नहीं है। क्या यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए और पैसे बनाने की छूट दे दी जाए तो वो जो ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म के गड़बड़ी की बातें कही जा रही हैं वो सॉल्व हो सकता देखिए, है? पहले तो पब्लिक परसेप्शन पे तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है। तो मतलब अगर हम बात करें नए दर्जा देने की बात, वो तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो जरूरत है क्वालिटी प्लेयर्स आइडेंटिफाई करें। जैसे अभी बात हुई, उनको सपोर्ट करें। एक पॉइंट इन्होंने लोन के बारे में बात करी। अगर मैं जिक्र करूं एजुकेशन लोन का, हमारे यहाँ कार के लिए लोन अगर 11% 10% में मिलता है तो हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन 15-16% में मिलता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है। सर, एक तो लोन मिलने में प्रॉब्लम्स तो है ही है बच्चों को, और हर चीज ये subsidy देखिए, for the professional courses for the during the period of the course, this totally exempted incidentally. सर इट्स वहीं पे एग्जेम्प्टेड, अमेरिका बट में वही 4% इंटरेस्ट है। वहीं नहीं, पे तो अगर हम totally उसको और exempted बेटर है। कर सकें, Looking कहीं ना at कहीं अगर उसको बच्चों को सपोर्ट के लिए अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स को कैसे हम और बेटर नहीं, बेनिफिट मैं दे जो सकें, लोन की जिससे बात कर रहा ये था- प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाए। लेकिन सिसोदिया साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी क्रेडिबिलिटी बना लें तो शायद ये जो लोन की समस्या है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी? मेरा ये मानना है भारत की जो समस्या है हायर एजुकेशन की, जीआर बढ़ाने का अगर कोई टारगेट है या गुणवत्ता बढ़ाने का कोई टारगेट है, मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और एंट्री इज अ सॉल्यूशन, नॉट एट ऑल। जी, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्या करना चाहिए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? रेगुलेशन की बड़ी जरूरत है। अनहेल्दी कंपटीशन आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि आप एक ही शहर में 10 यूनिवर्सिटी खोलेंगे, अनहेल्दी कंपटीशन में कोई किसी को कमीशन देंगे, क्या करेंगे, और उसके बाद आप अपना एजुकेशन का बिजनेस चलाएंगे, और जहां पे जरूरत है वहां पे नहीं करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, pool in their resources, enhance the allocations on higher education, ensure that public institutions are available at a reasonable cost and free to those students who can't afford. जी, I totally agree with what Mr. Sisodia said. That's the ideal situation. But we have to look at the ground reality. And the ground reality is that today there is a huge deficit in public funding. So private sector and public sector has to coexist. The government has to see कि enabling regulations हो, जिससे दोनों पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी क्वालिटी बढ़े और ये डिबेट जारी रहे। क्योंकि अगर हम सेक्शन 25 कंपनी की बात करते हैं जिससे सरप्लस अलाउ होने की बात हो रही है, वो डिबेट भी 5 साल तक, मिस्टर अग्रवाल तब सेक्रेटरी थे, एंड 5 साल पहले शायद इस बात को भी सरकार नहीं मानने को तैयार थी, लेकिन वो डिबेट जारी रहा। तो 5 साल के बाद आज हम देख रहे हैं कि सेक्शन 25 कंपनी खुली है। तो मेरा यही अपील होगा कि फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी के लिए अभी भी शायद नहीं खुला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कैनॉट बी अंडर सेक्शन। It's only for the engineering institutions. Engineering and So also it private should open out for universities. all kinds of universities, and I think such healthy debates should be taken up. We should take the lessons from the US and look at it. How can we adapt maybe the good practices and जी। mold it for our own जी, requirements? यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सवाल कर लेते हैं, उनकी अपनी निजी समस्याएं क्या होती हैं जब वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सरकारी संस्थाओं में अलग अलग तरीके से एडमिशन में मुश्किलें हासिल करते हैं। आस्था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली पिछले 10 से 12 सालों में कोई नया कॉलेज नहीं बना है। उसकी वजह से जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ्स हैं, वो इतनी ज़्यादा हाई जा रही हैं, मे इट बी इवन IITs एंड ऑल। तो जो
ऑलरेडी क्रीम लेयर्स हैं 91%, उन सबको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी IITs कवर कर लेते हैं। जो बाकी के बच्चे रह जाते हैं तो मतलब 91% अगर वो कवर कर ही लिए, वो इंटेलिजेंट पीपल ऑलरेडी वहाँ चले गए हैं, उसके बाद उनको और पॉलिश करने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। पॉलिशिंग की बिलो एवरेज वालों को ज़रूरत होती है। The Delhi University cannot accommodate all the prospective aspirants ना, नहीं, लेकिन ये तो होगा जरूरत ही। यही तो है कि जो छोटे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी उनके मुकाबले में ठीक किया जाए, जी, गुणवत्ता बढ़ाई उनकी जाए। गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। और बाकी जो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो अभी दिल्ली स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी क्वालिटी बहुत, अभी अंबेडकर यूनिवर्सिटी आई है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है और दिल्ली के जो दूसरे कॉलेजेस हैं उसमें भी गुणवत्ता हर साल बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही है। दीपक, मेरा सवाल है हुसैन साहब आपसे। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो उसकी वजह से क्वालिटी नहीं है उतनी, बिकॉज हर कोई छात्र एडमिशन नहीं ले पाता गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो क्या होता है, बाहर जाता पढ़ने, मींस ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आता है जिसके आप फेवर में हैं, तो क्या वो ऐसी क्वालिटी दे पाएगा कि जो ये ब्रेन ड्रेन है वो कम हो पाए? आई थिंक आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका एक बेसिक लेवल है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप देखें तो दे आर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट फंडेड है। यही तो मैंने बताया आपको, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है फॉर एजुकेशन 10% सिर्फ स्टेट, पूरे स्टेट पर जाता है। वी नीड टू री लुक एट दिस, वी नीड टू थिंक वेरी डिफरेंटली। द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग कि जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, उनको भी हमको उसी निगाह से देखना है जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, तब ये शायद डिस्पैरिटी रिमूव होगी और उसकी ज़रूरत है भी। जी अगला सवाल फिरोज। मेरा ये सवाल है कि हमारे देश में 124 करोड़ आबादी है और अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर हम गवर्नमेंट साइड जाते हैं तो वहाँ पे इतनी सीटें नहीं होती और कैपेसिटी कम है, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सीटें बहुत होती हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है। कोई भी नॉर्मल कोर्स करने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो मैं कहूँगा ये अगर मॉडल अगर हमारे देश में आता है इन्वेस्टमेंट का, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? सिर्फ प्राइवेट प्लेयर जब भी होंगे तो क्योंकि उनको कोई भी गवर्नमेंट से सब्सिडी या कुछ भी नहीं मिलता है, तो पूरा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से, लैंड खरीदने से लेके बिल्डिंग बनाने से लेके लैब्स, हर चीज़ बनाने के लिए, अब वो कॉस्ट कहाँ से निकलेगी? वो धीरे धीरे एक साथ तो निकलने, कई सालों में जाके वो फीस से ही निकलती है, क्योंकि सैलरीज हर चीज़ है। तो इसलिए कंपेयर टू गवर्नमेंट, तो फिर सवाल वहीं का वहीं पहुंच गया कि एजुकेशन महंगा हो जाएगा तो वहां पर जरूरत ये है तो जरूरत है कि अनलेस की गवर्नमेंट या तो लैंड सब्सिडाइज रेट में देने की वो करे, नहीं कुछ ऐसा। Very good solution for this. And what we are debating also in the UGC, there is a need to finance students who cannot otherwise afford. स्टूडेंट फंडिंग होनी जरूरी है, स्टूडेंट्स को फंड करें एंड फंड जैसे IITs में करते हैं। IITs की फीस कम नहीं है, उनकी फीस भी ज्यादा है, लेकिन दे गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। तो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर सॉफ्ट फंडिंग, सॉफ्ट लोन्स जरूरी है स्टूडेंट्स को। नहीं तो वो तो अभी आज की तारीख में भी Numbers are- मैं बताना चाह रहा हूँ, एक ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन का एक स्कीम है जिसमें कि 4 लाख तक लोन बिना किसी सिक्योरिटी के देते हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो सारा इंटरेस्ट सरकार पे करती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, और उसके 1 साल बाद तक पे करेगी या 6 महीने आपकी एम्प्लॉयमेंट होने के बाद तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओनली प्रॉब्लम इज दे लुक एट वेयर यू आर गोइंग। नहीं, उसमें बाय एंड लार्ज प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लेकिन ये सिर्फ स्कीम है। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। अगर आप ह्यूमैनिटीज या हाँ, उसमें सोशल नहीं, साइंसेज उसमें पढ़ते बिल्कुल हैं तो नहीं। उसके लिए कोई लोन नहीं है, पर उसमें इतनी लेकिन फीस भी नहीं होगी शायद। लेकिन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसकी भी फीस कम नहीं है। दीपांशु, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी गवर्नमेंट की दलील दी जा रही है कि ये सब कुछ जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, बट वो बात ठीक है, वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स की ज़रूरत है, बट ऑलरेडी जो एजुकेशन है, अगर हम MBA की बात करते हैं, जैसे मैम ने अमेठी यूनिवर्सिटी की बात करी, ऑलरेडी 9 से 10 लाख उसकी फ़ीस है। अगर एक आम फैमिली का स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाएगा, वो पहले तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा इतना फीस अफोर्ड करने की, और ऑलरेडी अगर वो करता भी है तो उसको इंटरेस्ट रेट और लोन इतना चुकाना पड़ेगा। अगर वो और बढ़ जाए, अगर प्रॉफिट मेकिंग अलाउ करते हैं आप, तो फीस और बढ़ जाएगी, तो वो बिल्कुल रीच से बाहर हो जाएगा। तो उसका ऐसी क्वालिटी का क्या फ़ायदा जो सबको मिले ही ना। जो ये बात कर रहे हैं कि फीस बढ़ जाएगी, जहाँ तक अगर कंपटीशन बढ़ेगा,
बड़े प्लेयर्स आएंगे, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बनेंगी, जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसके कुछ इल्स भी हैं लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन आईसीटी का यूजेज और अच्छे प्लेयर्स का आना, प्रोफेशनल अप्रोच से काम को करना, उसकी कॉस्ट को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। हमारे ही स्टेट में अगर मैं हरियाणा की बात करूं, स्टेट फी कमिटीज ने फीसेस ज्यादा फिक्स करी, कॉलेजेस फीस कम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिवनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अच्छे प्लेयर्स आते रहेंगे, प्रोफेशनलिज्म आती रहेगी, ये कहीं ना कहीं आईसीटी का यूज ज्यादा होगा, ये चीज मेरे हिसाब से अरेस्ट होगी रादर देन बढ़ेगी। और ये आईएम्स में भी द फीस आर प्रीटी हाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक बहस से बात निकल कर आई, जो बहस की सार निकल कर आई, वो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट मेकिंग का अधिकार मिले, लेकिन उस प्रॉफिट मेकिंग का वो इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। हालांकि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हर छात्र को, हर युवा को जो उच्च शिक्षा में दाखिला चाहता है, पढ़ना लिखना चाहता है, उसे उसका हक मिलना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर गरीब तक उच्च शिक्षा की पहुंच को मुमकिन बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का शामिल होने के लिए। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।